हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं, है ना। तो आज आप लोगों को पता है सेल का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, कोशिका का पार्ट नंबर 2। कल हम लोग कोशिका स्टार्ट कर चुके थे। तो देखो, कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कोशिका का थोड़ा सा बेसिक बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कोशिका होती क्या है। मैंने आपको कोशिका के प्रकार बताए थे। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया था प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो आप लोगों की अनडेवलप्ड होती है, ज्यादा विकसित नहीं होती, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो डेवलप होती है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है ना। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं बताइए। कोशिका के अंदर जो भी चीजें पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, और हिंदी में इसे आप लोग बोलते हैं कोशिकांग। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, ठीक है, बताओ जल्दी तक। कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल। एक सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एक आप लोगों का साइटोप्लाज्म, हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ये पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मैंने आपको ये चार चीजें बताई थी। साथ में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो चीजें प्रोकैरियोटिक में मिलेगी वो यूकैरियोटिक में तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, यूकैरियोटिक में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था? नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में पाए नहीं जाते यार, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप अब से जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो केवल और केवल किस में मिलेंगे आप लोगों को? यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेंगे। चलिए बात करते हैं, सर इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। रंजीत जी बोल रहे हैं सर मेरा कमेंट नहीं, अरे सबका कमेंट देखता हूं मैं, आ जाओ। देखो दोस्तों, होता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का यह है। क्या आप लोगों ने सभी ने रेस्पिरेशन यानी श्वसन पढ़ा है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए, पढ़ा है क्या? तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से समझिए। दोस्तों, आपको पता है हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं कि बॉडी की कोशिकाओं को एनर्जी की जरूरत है, बिल्कुल। एनर्जी के लिए क्या चाहिए सर? भोजन चाहिए। इस भोजन में जब ग्लूकोज जुड़ेगा उससे तो एनर्जी बनेगी, आपको पता है ना। ज्यादा एनर्जी आप लोग किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो इससे आप लोगों को क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। जब इस ग्लूकोज में जुड़ता है ऑक्सीजन तो इससे आप लोगों की क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है। समझ में आ गई बात को? अदिति जी प्लीज यहां पर ध्यान दीजिए, सभी दोस्त जो भी कमेंट कर रहे हैं, है ना। अब आपका सारा ध्यान इधर रखिए। अब दोस्तों, मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि किसी भी कोशिका में जो एनर्जी यानी जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो किस रूप में होती है? जरा कमेंट करके बताएंगे। एटीपी के रूप में। सर ये एटीपी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है। जो भी कोशिका की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो कहां पर आप लोगों की स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? पावर हाउस हम लोग बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह। ठीक है, ठीक है। एक चीज आप लोग मुझे और बताएंगे, जब भी किसी कोशिका का निर्माण होता है ना, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे पहला कौन सा कोशिकांग बनता है, भाई पहले राइबोसोम बनता है या माइटोकॉन्ड्रिया बनता है या कौन सा बनता है? तो जब भी किसी कोशिका का निर्माण होता है सबसे पहले बनने वाला कोशिकांग कौन सा होता है आप लोगों का? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्योंकि यार माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा तभी तो ऊर्जा आएगी, और जब इस कोशिका के पास में ऊर्जा आएगी तभी तो बाकी कोशिकांगों का निर्माण होगा। समझ गए बात को? बिल्कुल सर, आ जाओ।
तो पहली चीज आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार किसी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये खोज किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी कि किसी कोशिका के अंदर ये चीज भी होती है। तो इसकी जो खोज करी थी वो करी थी दोस्तों एल्टमैन ने, ठीक है। और इनका पूरा नाम क्या है, रिचर्ड एल्टमैन। क्या नाम है दोस्तों, रिचर्ड एल्टमैन। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब रिचर्ड एल्टमैन साहब ने इसकी डिस्कवरी करी थी तो इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था। रिचर्ड एल्टमैन साहब ने इसका नाम क्या रखा था, अरे बताओ ना यार कमेंट करके। आप लोग बोलेंगे सर बायोब्लास्ट रखा था। क्या रखा था, बायोब्लास्ट। तो आप लोगों से फिर पूछा जा सकता है फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ये नाम दिया था, तो ये जो नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया, ये नामकरण किसने किया था, किसने किया था, कार्ल बेंडा ने। किसने, कार्ल बेंडा ने। समझ में आ गई दोस्तों बात को, क्लियर है क्या। सर मेरा 4 MP का क्लास नहीं चल रहा है, 4 PM का है ना, तो 4 PM का क्लास आपका चल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लो, है ना, 7374019437, ठीक है। आ जाओ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, रेस्पिरेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी कोशिका के पास में जो एनर्जी बनती है, जो एनर्जी स्टोर रहती है, वो कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, या एनर्जी हाउस भी आप लोग बोल सकते हैं, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो इसको, पावर हाउस। क्या बोलेंगे, पावर 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 हाउस, ठीक है। और आपको जैसा कि मैंने बताया, जब भी किसी कोशिका का निर्माण होता है उसमें सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनल यानी कौन सा कोशिकांग बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। तो ये पॉइंट भी मैंने यहां पर लिख दिया है, इट इज द फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनल। जो भी ऑर्गेनल बनता है कोशिकांग, उनमें से सबसे पहले कौन बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग का बनता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप लोगों को पता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स, या मैं आप लोगों को बोलूं कुछ ट्रेड्स, कुछ लक्षण ट्रांसफर होते हैं। जैसे हो सकता है आपकी त्वचा का रंग आपके माताजी के जैसे हो, या हो सकता है आप लोगों की आंखों का रंग आपके पिताजी के जैसे हो। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स आते हैं, और ये कैरेक्टर्स किसकी वजह से आते हैं दोस्तों, जीन्स की वजह से आते हैं। तो मैं क्या, और जीन्स आपको पता है किसके बने होते हैं, डीएनए के। तो आप लोग बोल सकते हो कुल मिला के एक से, मतलब आपके बॉडी में डीएनए होगा, कहां से मिला होगा वो आपको, आपके पिताजी से मिला होगा, आपके माताजी से मिला होगा। तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि हमारी बॉडी में जो डीएनए होता है वो कहां पर मिलता है, तो हमारी बॉडी की जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो इसमें आप लोगों को मिलेगा डीएनए। आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के अलावा कोई और भी कोशिकांग है क्या जहां पर आप लोगों को डीएनए मिल सकता है। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या मिलेगा, आप लोगों को डीएनए मिल जाएगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मिलता है वो आप लोगों को मदर का भी मिलेगा, मतलब जो माता से जो डीएनए आया वो भी होता है, इधर फादर से जो डीएनए आता है वो भी होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में केवल वही वाला डीएनए मिलेगा जो आप लोगों को आपके मदर से मिला है। दोस्तों जिनके पास में खुद का डीएनए होता है, डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो जिनके पास में खुद का डीएनए होता है वो अपने आधे से ज्यादा कार्य खुद कर लेते हैं, तो उनको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं, यानी अर्ध स्वायत्त अंग भी। सेमी ऑटोनॉमस जो आधा काम खुद कर ले, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा आपको, मान लो राइबोसोम दे देगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, एक मान लो कुछ और दे दिया आपको, है ना, एक कुछ और दे दिया, तो आप लोगों से बोला जाए कि इनमें से कौन सा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, तो आप लोग बोलोगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कौन सा हो जाएगा, आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्योंकि इनके पास में इन विच ओन डीएनए, इनमें इनका स्वयं का डीएनए पाया जाता है। दोस्तों एक चीज क्लियर है क्या, ठीक है। अब एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो कोशिकांग है ना, कौन से कोशिकांग की बात हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की। आ जाओ, जैसे ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। दोस्तों इस माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर
है ना, झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया के चारों झिल्ली होती है क्या, आप लोग बोलेंगे हाँ, और पूछे कितनी होती है, एक होती है, दो होती है, तो आप लोग बोलोगे ये दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है, दो झिल्ली से घिरा होता है, ये दो झिल्ली से घिरा होता है। समझ में आ गई बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चले, बिल्कुल सर, चलो थोड़ा सा आगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात मैंने आप लोगों को बताई, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे, आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइजोसोम की। क्या कल मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका बताई थी, उसमें क्या मैंने लाइजोसोम के बारे में बताया था क्या? नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि इसमें पाई नहीं जाती, ये केवल और केवल किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब लाइजोसोम है क्या, इसको दोस्तों ध्यान से आप लोग समझिए। देखो होता क्या है, जैसे हमारी ये कोशिका है ना, कोशिका, इसमें आप लोगों को मिलेगा ये लाइजोसोम। अब सर ये लाइजोसोम होता क्या है, इसको थोड़ा सा मैंने जूम करके इधर ले आता हूं। ये रहा आपका लाइजोसोम। दोस्तों इसके अंदर एक खतरनाक लिक्विड भरा होता है जिसे आप लोग बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, है ना, कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं, कुछ लिक्विड जैसा कुछ भरा होता है जिसे आप लोग बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब दोस्तों हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पहले तो समझो। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, यानी इसमें अंदर पानी जैसा लिक्विड जैसा कुछ पाया जाता है। लिटिक का मतलब होता है तोड़ना। तो दोस्तों इस लाइसोसोम के अंदर एक खतरनाक लिक्विड पाया जाता है जो क्या हो सकता है, किसी को भी तोड़ सकता है। अब इसका काम क्या है लाइसोसोम का? दोस्तों लाइसोसोम के दो कार्य होता है। क्या होता है? दो कार्य होता है। एक तो जब सेल ग्रो करती है ना, जब सेल की ग्रोथ होती है ना, जब सेल की ग्रोथ होती है, तो जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया तो ये क्या करता है, लाइसोसोम उसको खत्म करता है। तो जब सेल की ग्रोथ होती है ना, तो क्या करता है ये लाइसोसोम, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इनको क्या करता है, खत्म करता है, इनको खत्म करता है। समझ में आ गई? दूसरा काम क्या होता है दोस्तों, जब सेल मैच्योर हो जाती है ना, सेल बूढ़ी हो गई, क्योंकि यार आपको पता है हमारी हर कोशिका की कोई ना कोई लाइफ होती है, किसी की 2 दिन, किसी की 20 दिन, किसी की 1 साल, किसी के 10 दिन। समझ में आ गया? तो दोस्तों जब सेल मैच्योर हो जाती है ना, तो लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है। दोस्तों जब लाइसोसोम फट जाएगा तो क्या लिक्विड बाहर आएगा? क्या इसका लिक्विड बाहर आएगा? क्या बोलो हाँ या ना? यार बोलते नहीं हो ना तुम यार। तो जब ये लिक्विड बाहर आएगा, ये खतरनाक है, ये पूरी कोशिका को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इस अपनी ही कोशिका को इसने मार दिया, इसलिए हम लोग लाइसोसोम को सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसके और भी अन्य नाम है, जैसे इसको डिस्पोजल बैग भी बोलते हैं, इसको एटम बॉम्ब भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके क्या है, नाम है। आइए समझते हैं इस लाइसोसोम के बारे में। तो पहली चीज क्या है, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, कुछ आप लोगों के एंजाइम्स भरे होते हैं। उस एंजाइम्स को आप लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक, इधर इसमें लिखा भी है, पीडीएफ में आपको दिख जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सर कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इसकी डिस्कवरी की गई थी क्रिश्चियन डी ड्यूवे के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? क्रिश्चियन डी ड्यूवे के द्वारा हुई थी। दोस्तों मैं थोड़े से कमेंट पढ़ लेता हूं आपके, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ जल्दी से, अरे बताओ। अरे बोलते नहीं हो यार, बताओ जल्दी से, चले आगे। चलिए, तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि सर कि लाइसोसोम भी कोई झिल्ली से घिरा होता है क्या, कि सर लाइसोसोम भी कोई झिल्ली से घिरा होता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, जो लाइसोसोम होता है ये भी एक झिल्ली से घिरा होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए लाइसोसोम कितनी झिल्ली से घिरा होता है, एक ही झिल्ली से घिरा होता है, सिंगल
मेम्ब्रेन से ये घेरा होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो इसको आप लोग ऑल्सो नॉन एज सेल्स, इसको कोशिका का क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोशिका का सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि इसने अपनी कोशिका को मार दिया। इसको हम लोग डिस्पोजल बैग बोलते हैं, डिस्पोजल का मतलब कचरा, इसने ही अपनी कोशिका का कचरा कर दिया, खत्म कर दिया उसको। इसको हम लोग एटम बॉम्ब भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्लीनर्स भी बोलते हैं ना, इसने अपनी कोशिका को क्लीन कर दिया। समझ में आ गई बात को, ठीक है, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मैंने जितने भी आज कोशिकांग बता रहा हूं उसमें से कोई भी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, सारे यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। बस ये प्रोकैरियोटिक इकलौता ऐसा कोशिकांग है जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, और वो प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है ना। लिख दूं मैं यहां पर, अरे मैंने कल भी बताया था ना, इस पे लिख दो, पी के आगे भी टिक कर दो, यू ई के आगे भी टिक कर दो। इसका मतलब ये आप लोगों को प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा, यूकैरियोटिक में भी मिलेगा। अब पहला तो काम ये है कि सर पहले तो मुझे राइबोसोम के बारे में कुछ चीजें बताओ। आइए मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। जैसे दोस्तों जो कोशिका होती है ना, कोशिका होती है, इसके अंदर से जैसे दाने जैसे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम आप लोग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे अगर बात करें कोई एक राइबोसोम लिया, क्या इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन पाई जाती है क्या? आलोक जी सबका कमेंट दिख रहा है मुझे, आपके कमेंट मुझे सबके दिख रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे के कमेंट नहीं देख सकते, ठीक है। अरे ठीक है क्या, चलिए। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए राइबोसोम के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है क्या, पाई जाती है तो एक या दो, तो आप लोग बोलोगे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। दोस्तों याद रह जाएगा क्या यार, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। बोलो किस किस को याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात आती है, चलो सर आपने ये तो बता दिया कि राइबोसोम आप लोगों को क्या होता है ना, कोशिका के अंदर कुछ चीज पाई जाती है जिसको आपने बोल दिया राइबोसोम। सर इसका कार्य क्या है? देखो इसका कार्य मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन बनाने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। इसीलिए हम लोग राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। आ जाइए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, इसकी खोज यानी इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इसकी जो खोज हुई थी, जो डिस्कवरी हुई थी, वो किसके द्वारा हुई थी, जॉर्ज एमिल पैलाडे के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा, जॉर्ज एमिल पैलाडे के द्वारा हुई थी। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, उन्होंने इसका नाम, किसका नाम, राइबोसोम का नाम जो रखा था वो क्या रखा था, पैलाडेज कॉप्सुकल्स रखा था, या फिर मैं आप लोगों को बोलूं पैलाडेज ग्रैनुअल्स रखा था। दोस्तों ग्रैनुअल्स का मतलब होता है कण। तो भाई जैसे मैंने किसी चीज की डिस्कवरी करी तो मेरी कोशिश क्या रहेगी यार, मैं मेरे नाम से रखूं, तो उन्होंने भी अपने नाम से रख दिया कि मैं इसको पैलाडे के कण बोलूंगा, पैलाडेज ग्रैनुअल्स बोलूंगा। बाद में दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया, राइबोसोम रखा गया। तो आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए राइबोसोम ये वाला नाम किसने दिया था, ये जो टर्म था राइबोसोम, ये जो राइबोसोम जो टर्म था, द टर्म राइबोसोम, ये किसने दिया था? तो ये रिचर्ड बी रॉबर्ट्स के द्वारा दिया गया था। दोस्तों समझ में आ रहा है, थम्स अप तो करके बताइए। बताइए, चले आगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसका वर्क क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। किसका, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए हम लोग इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी हम लोग इसे बोलते हैं। समझ में आ गई, चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एक नए कोशिकांग की जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में आप लोग इसे ER भी बोलते हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था क्या, नहीं बताया था, क्योंकि उसमें पाया नहीं जाता, केवल और केवल किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। दोस्तों
एक्चुअली में हमारी जो कोशिका होती है ना, इसके अंदर ऐसे है ना कुछ नेटवर्क जैसा ऐसे जालीनुमा संरचना पाई जाती है। ये ही क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है? क्या पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है? तो आप लोग बोलोगे कि इसके चारों ओर कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है? एक मेम्ब्रेन। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। समझ में आ गई बात को? क्लियर है? चलिए अब बात आती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कोशिका होती है ना उसके अंदर ऐसे नेटवर्क जैसे ऐसे है ना, नेटवर्क जैसा एक कोशिकांग पाया जाता है जिसको आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हो। तो दोस्तों इसको देखो, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इसका देखो मतलब इसको तोड़ के देखोगे ना, इसमें एक वर्ड निकलेगा लास्ट में रेटिकुलम। दोस्तों रेटिकुलम का मतलब ही होता है नेटवर्क, है ना। तो आप लोग देख लो बहुत सारी जालियों का नेटवर्क है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये जो नेटवर्क है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी कोशिका के अंदर जो पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है वो एक ही टाइप का होता है क्या? नहीं दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ भाग होता है जिसकी सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? अरे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जब इस सरफेस पे आप लोग हाथ लगाओगे तो वो रफ लगेगी या स्मूथ लगेगी? सर खुरदरी लगेगी, रफ लगेगी। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ भाग होता है जहां पर जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो उस पे हाथ लगाओगे तो वो खुरदरी लगेगी या प्लेन लगेगी? सर प्लेन लगेगी। इसी आधार पे जो आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आप लोगों का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको आप लोग बोल सकते हो मुलायम अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक होता है आप लोगों का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप लोग हिंदी में बोलोगे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। दोस्तों जो आप लोगों का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी सरफेस पे क्या पाया जाता है? जरा कमेंट करके बताएंगे। तो आप लोग बोलोगे कि सर इसकी सतह पर या इसकी सरफेस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक चीज आप लोगों को समझते हैं, इन दोनों का अलग अलग क्या कार्य है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है। आइए इधर देखो दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होगा इसकी सतह पे क्या पाया जा रहा है? कमेंट करके बताइए, इसकी सतह पर क्या पाया जा रहा है? बताइए। अरे पानी का बोला था ना, है? देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम लोग बात कर रहे थे। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, समझिए मेरी बात को। मैंने आपको बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे पाए जा रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। और ये कहां पर है? RER के ऊपर है। तो कुल मिला के RER क्या कर रहा है? राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण में मदद कर रहा है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि यार ये प्रोटीन का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। बात आती है कि सर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसकी बात समझो दोस्तों। यहां पर होता है फैट का निर्माण होता है ना, जैसे यहां पर प्रोटीन का होता है, यहां पर फैट का होता है। आप लोगों को मैं और बता दूं, जैसे हमारी बॉडी में जैसे आप लोग जैसे नमक खाया, आपने सॉल्ट खाया, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। जब इसका पाचन होगा इससे मिलेगा Na+ और Cl-। तो आप लोग की बॉडी में बहुत सारे आयन्स आते हैं, तो आयन हमारी बॉडी में स्टोर भी रहते होंगे। तो वो कोशिका के कौन से पार्ट में स्टोर रहते हैं आयन्स? वो होते हैं आप लोगों के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ में आ गई बात को? ठीक है। आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में कुछ विशेष हार्मोन या स्टेरॉइड का भी निर्माण होता है। तो ये जो निर्माण होता है वो भी कहां पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। चलिए अब दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ठीक है, समझो
मैंने जैसे कि बताया ये प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा, केवल यूकैरियोटिक में मिलेगा। अब दोस्तों हमारी बॉडी में तो सारी कोशिका कौन सी है, यूकैरियोटिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारी बॉडी में दो कोशिका ऐसी है जिसमें आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं मिलेगा। एक तो आरबीसी रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड में पाई जाती है, लाल रक्त कोशिका, एक तो उसमें नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो मेल में स्पर्म शुक्राणु ये वाली कोशिका है, इसमें भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसकी जो डिस्कवरी करी थी, खोज करी थी, वो किसने करी थी? तो इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो गार्नियर नाम के एक व्यक्ति ने करी थी। किसने? गार्नियर नाम के एक व्यक्ति ने करी थी। बट दोस्तों गार्नियर साहब ने इनका जो नाम रखा था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रखा था। क्या रखा था? एर्गास्टोप्लाज्म रखा था। क्या रखा था? एर्गास्टोप्लाज्म रखा था। समझ में आ गई बात को? तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर तो मुझे बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला नाम किसने रखा? तो ये नाम रखा गया था कीथ आर पोर्टर के द्वारा। किसके द्वारा? कीथ आर पोर्टर के द्वारा ये वाला नाम रखा गया था। चले आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आगे चले थोड़ा सा, आ जाओ दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक कोशिकांग की जिसका नाम है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या केंद्रक के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि प्रोकैरियोटिक में मिलता ही नहीं है। ये किस में मिलता है? केवल और केवल यूकैरियोटिक में मिलता है। दोस्तों इस बार के ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया कि जो आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, उसकी खोज किसने करी थी? सेम क्वेश्चन आप लोगों का एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, जबकि सेल कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। अब बात आती है कि सर कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसके बारे में कुछ आप लोग मुझे बात बताओ। ये जो न्यूक्लियस है इसके बारे में बात बताओ। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि यार जो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना केंद्रक, क्या इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन होती है क्या? बिल्कुल। एक होती है, दो होती है? तो बोलेंगे एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। एक झिल्ली से ही क्या होता है? घिरा होता है। चलिए, अब इसमें मैंने बताया गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, न्यूक्लियस के चारों ओर ये मेम्ब्रेन जो पाई जा रही है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और दोस्तों ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, इसमें काफी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। इसके माध्यम से कोई भी चीज बाहर से अंदर आती है और अंदर से क्या जाती है? बाहर जाती है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं, कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कोई भी चीज बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आप लोग की आ सकती है। चलिए आ जाओ, अब बात करते हैं नेक्स्ट, गोल्जी एपेरेटस। दोस्तों कोशिका वाला चैप्टर आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत जन बोलते हैं सर कोशिका वाले चैप्टर बहुत मुश्किल है। अरे अगर आप लोग एक सीक्वेंस में पढ़ोगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ, प्यार से समझोगे, कोई भी चैप्टर आप लोगों के लिए हार्ड हो ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों बात करते हैं गोल्जी एपेरेटस, जिसे आप लोग हिंदी में गोल्जी काय भी बोलते हैं। दोस्तों इसको आप लोग गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हो। तो पहली चीज तो वो ही कि क्या सर जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है किसी कोशिका के अंदर, उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन होती है? बिल्कुल। कितनी? एक, दो, या कोई भी मेम्ब्रेन नहीं? तो आप लोग बोलोगे एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल ये होता है। ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों, बात आती है इसकी जो डिस्कवरी थी, इसकी जो खोज थी, वो किसके द्वारा हुई थी? तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो होती कैमिलो गोल्जी के द्वारा। किसके द्वारा? कैमिलो गोल्जी के द्वारा हुई थी, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप मुझे बताओ, ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका कार्य क्या होता है? देखो समझो मेरी बात को। जैसे ये आप लोगों की क्या है? कोशिका है। कोशिका के अंदर से दोस्तों इसे फोल्डेड कुछ स्ट्रक्चर होता है, फोल्ड, जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो, ये ही आप लोगों का क्या होता है?
गोल्जी एपेरेटस होता है, गोल्जी का है। अब सर इसका कार्य क्या होता है आप लोग मुझे बताइए। इसका कार्य मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका। मान लो इस कोशिका में प्रोटीन कम है, इस कोशिका में मान लो प्रोटीन ज्यादा है। तो यहां से जब प्रोटीन यहां से इस वाली कोशिका से जब इसमें जा रहा होगा तो उस प्रोटीन के साथ में हो सकता है कोई और चीजें भी जुड़ गई हो, तो वो भी चल जाएगी। तो बेसिकली आपको प्रोटीन को पैक करके भेजना पड़ेगा ना, जिससे केवल प्रोटीन ही जा पाए। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए फूड की पैकेजिंग, स्पेशली प्रोटीन की पैकेजिंग जो होती है या कुछ और मॉलिक्यूल्स की जो पैकेज करने का कार्य होता है, वो किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जैसे आप लोग मुझे बताइए, आप जब कभी घूमने जाते हो तो आपकी माताजी बैग में रखती है ना, भाई ये रख ले, ये सामान रख ले। तो जैसे मान लो प्रोटीन जा रहा है तो प्रोटीन को अच्छे से पैक करने का कार्य कौन करेगा? गोल्जी बॉडी, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको मदर ऑफ सेल भी बोलते हैं ना, मदर ऑफ सेल, यानी कोशिका की माता भी हम लोग इसे बोलते हैं। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। एक पॉइंट मैं बताना भूल गया आपको, है ना, आई एम सॉरी, ये बीच में एक सेकंड रुकना। हाँ, अब न्यूक्लियस के बारे में मैं एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया। ये गोल्जी बॉडी तो हो गया दोस्तों। न्यूक्लियस जो होता है ना, किसी भी कोशिका के अंदर जो एक्टिविटी होती है ना, वो सारी की सारी एक्टिविटी किसके द्वारा कंट्रोल होती है? न्यूक्लियस के द्वारा होती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं, या इसको हम लोग मैनेजर ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है, इन सबको मैनेज कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। दोस्तों न्यूक्लियस की स्टडी को न्यूक्लियोलॉजी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? कैरियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इस न्यूक्लियस के बारे में एक चीज ध्यान रखो। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर मिलता है आपको न्यूक्लियस केंद्रक। दोस्तों इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिड पाए जाते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। अब आप लोग बोलोगे सर कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे डीएनए आपको मिल जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको आरएनए मिलता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो इन दोनों को ही आप लोग न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों का पाया जाता है। अब बात आती है कि सर न्यूक्लियस के अंदर ये एसिड पाए जाते हैं, जिसको आप लोग न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? किसने बताया था इसके अंदर कुछ अम्ल पाए जाते हैं, कुछ एसिड पाए जाते हैं? तो इसकी डिस्कवरी करी थी फ्रेडरिच मिशर ने। किसने करी थी? फ्रेडरिच मिशर ने करी थी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, है ना, एक चीज आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए सब सही चल रहा है ना? ठीक है, चलिए, तो अब आप लोगों से पूछा जाए डीएनए की डिस्कवरी किसने करी, तब भी आपका आंसर होगा फ्रेडरिच मिशर। आप लोगों से पूछा जाए आरएनए की डिस्कवरी किसने करी, तब भी आपका आंसर क्या होगा? फ्रेडरिच मिशर होगी, है ना। तो जो आपको मैंने बताया ना कि न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो हो जाएगा आप लोगों का डीएनए और एक हो जाएगा आप लोगों का आरएनए। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या पूछे जाते हैं, आइए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है डीएनए की फुल फॉर्म। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए की क्या होती है? आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गई बात को? क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? पहला तो फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि भैया डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख, जैसे मान लो एक धागा, मान लो ये एक धागा, अब ये कोई दूसरा धागा मान लो, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप लोग बोलोगे डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल।
स्ट्रैंडेड का मतलब होता है धागा या खिंचा हुआ, है ना। तो ऐसे कोई देखना दो चीजें ऐसे खिंच के ऐसे बंधी हुई है, तो इसका ये होता है डबल हेलिकल। जबकि आरएनए का सिंपली क्या होता है, ऐसे ही होता है। आरएनए का तो सिंपली आप लोग का ऐसा होता है। आइए हम लोग समझते हैं इसको, डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल में समझते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बहुत आसानी से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और दोस्तों टेस्ट वेस्ट लगा रहे हो नहीं लगा रहे बताओ, अरे टेस्ट वगैरह लगा रहे हो नहीं लगा रहे, आ जाओ। तो मैंने आपको बताया कोशिका के अंदर मिलता है आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिसे आप लोग क्रोमोसोम बोलोगे। क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली में एक चीज आप लोग बात समझो कि हमारी बॉडी में डीएनए का कार्य क्या है। डीएनए एक जेनेटिक सब्सटेंस है, आनुवंशिक पदार्थ है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब डीएनए जाता है ना, उसी से क्या जाता है, ट्रेट्स जाते हैं, लक्षण जाते हैं। तो कुल मिला के हमारी बॉडी में डीएनए क्या है, जेनेटिक सब्सटेंस है, आनुवंशिक पदार्थ है। सर आरएनए भी जेनेटिक सब्सटेंस हो सकता है कि, बिल्कुल, लेकिन आरएनए किसमें होता है, जैसे वायरस होता है ना, वायरस में आरएनए एक जेनेटिक सब्सटेंस की तरह ट्रीट करता है। तो सर हमारी कोशिका में आरएनए नहीं होता क्या, होता है। तो हमारी कोशिका में आरएनए का कार्य क्या है, देखो एक्चुअली हमारी कोशिका में जो आरएनए पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होता है एमआरएनए, एक होता है आप लोगों का टीआरएनए, और एक होता है आप लोगों का आरआरएनए, जिसको आप लोग राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हो। अब देखो समझो मेरी बात को, पहले इनमें थोड़ा सा आरएनए का बता दूं मैं, फिर हम लोग डीएनए के बारे में डिटेल में समझते हैं। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। देखो होता क्या है, आपको पता है हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन जो बनता है वो किससे मिलता है, अमीनो अम्ल से मिलके बनते हैं। तो हमारी कोशिका है, इसमें सबसे पहले एमआरएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए, इसको मैसेज मिलेगा कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। अब प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए अमीनो अम्ल, तो उन सबको एक जगह ट्रांसफर कौन करेगा, आरआरएनए करेगा, सॉरी टीआरएनए करेगा, ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। समझ में आ गई बात को। बात आती है दोस्तों, जो राइबोसोम होता है ना, वो खुद भी किसका बना होता है, आरएनए का। तो वो वाला आरएनए जिसका निर्माण मतलब राइबोसोम जिस प्रकार के आरएनए से बना होता है उसको बोलता है राइबोसोमल आरएनए। तो ये आप लोग के 3 आरएनए होते हैं। तो हमारी बॉडी में आरएनए का कार्य कुछ और है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को नहीं लेकर आ रहा, लेकर कौन आता है, डीएनए लेके आता है ना। आ जाओ, तो ये क्या है आप लोगों का, डीएनए क्या है, जेनेटिक सब्सटेंस है, आनुवंशिक पदार्थ है। आ जाओ, अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डबल हेलिकल होता है। तो क्वेश्चन ये होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल, ये आपको किसने बताया, तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल, ये बताया था हम लोगों को वॉटसन एंड क्रिक ने। क्या बताया था, वॉटसन एंड क्रिक, ये 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया था कि भैया डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। नया गुप्ता जी, सर रिकॉर्ड क्लास देखता हूं, कुछ डाउट आता है दोस्तों। वैसे नया जी, वैसे तो मैं आप लोगों को पूरी ऐसे कोशिश करता हूं सब कुछ बता दूं, फिर भी बाई चांस अगर आप लोगों को लगता है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लिया करो, जैसे आज आप आए हो, है ना, ठीक है। अब देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ये दोस्तों। जो डीएनए है ना, इसमें बहुत सारे एटम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन से एटम से मिलकर बनता है डीएनए। तो डीएनए में 5 प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं, ये 5 तत्वों के एटम पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 तत्व, तो आप लोग बोलेंगे हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और फॉस्फोरस। ये आप लोगों के 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं। अब आ जाओ आगे, इसको थोड़ा सा देखो। तो पहले हम लोग बात करते हैं, डीएनए को एक अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों। एक्चुअली में डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है। इसके स्ट्रक्चर को देखोगे ना आप लोग, तो आप लोग बोलोगे सर ये एक पॉलीमर है, यानी एक बहुलक है। अब आप लोग बोलोगे सर पॉलीमर यानी बहुलक क्या होता है दोस्तों। क्या आप लोग यहां पर देख रहे हो, क्या ये एक मोतियों की माला है। अगर मैं आपको बोलूं ये मोतियों की माला किससे मिलकर बनी हुई है, तो आप लोग बोलोगे बहुत सारे मोती मिलके पूरी की पूरी माला बना रहे हैं।
तो दोस्तों डीएनए भी एक पॉलीमर है, बहुलक है। तो डीएनए भी क्या होता है, बहुत छोटी 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 चीजें मिलकर एक पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए तो जैसे मोतियों की माला किससे मिलकर बनी हुई है, मोती से मिलकर बनी हुई ना। तो एक मोती को आप लोग बोलोगे मोनोमर यानी एकलक। तो मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारे एकलक मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। वैसे ही दोस्तों डीएनए जो बहुलक बना है ये भी बहुत सारे एकलक से मिलकर बना होगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए डीएनए का एकलक, अगर आप लोगों से पूछा जाए डीएनए का एकलक कौन होगा, या डीएनए का जो मोनोमर होगा, मोनोमर उसका नाम क्या है, तो डीएनए का जो मोनोमर है उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों सिमिलरली आरएनए भी क्या है, एक पॉलीमर है, एक एकलक है। तो उसका भी तो कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड होगा। तो हाँ आप सॉरी, उसका भी तो कोई ना कोई मोनोमर होगा। तो एक्चुअली में दोस्तों डीएनए का मोनोमर बोल दो या आरएनए का मोनोमर बोल दो, दोनों का ही क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। डिफरेंस क्या होता है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अलग है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड अलग है। सर समझ में नहीं आया, समझाओ। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरा घर है जयपुर में, मेरे घर में क्या बनी हुई है, एक दीवार बनी हुई है। दोस्तों दीवार किससे बनती है, ईंटों से बनती है। तो मेरे घर में एक दीवार बनी हुई है बहुत सारी ईंटों से। मान लेते हैं आपका घर है, कहां पर है, कोलकाता में आपका घर। तो आपके घर में भी क्या है, एक वॉल है, एक दीवार है, जो कि किससे बनी हुई है, बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी हुई है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं जयपुर की ये जो दीवार है इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है, ब्रिक से, ईंट से। सिमिलरली कोलकाता की दीवार किससे मिलकर बनी हुई है, ईंट से मिलकर बनी हुई है। तो दोनों की सबसे छोटी यूनिट क्या है, ईंट है। अब हो सकता है जयपुर की जो ईंट हो वो अलग प्रकार की बनी हो, इसमें मिट्टी ज्यादा हो, है ना, कैल्शियम कम हो सकता है कोलकाता की ईंट अलग प्रकार से बनी। तो दोनों की ईंट में डिफरेंस है ना। सिमिलरली डीएनए और आरएनए दोनों एक बहुलक है, दोनों के एकलक को आप लोग ईंट बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड बोलोगे, लेकिन दोनों के न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ। तो आप लोग बोलोगे कि डीएनए या आरएनए इनकी छोटी यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। अब दोस्तों जैसे एक जो ईंट होती है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है, वैसे ही क्या न्यूक्लियोटाइड भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है क्या, बिल्कुल। न्यूक्लियोटाइड भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है क्या, बिल्कुल। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किन 3 चीजों से, एक्चुअली में इसमें एक तो होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन सी कार्बोहाइड्रेट, दोस्तों ये फॉर्मूला होता है C5H10O5। तो 5 कार्बन वाली जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, उसको कौन सी कार्बोहाइड्रेट बोलते हो आप लोग, पेंटोज बोलते हो। तो एक तो होता है पेंटोज, साथ में इसमें होते हैं कुछ नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त कुछ क्षार होते हैं, और साथ में दोस्तों क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप होता है, फास्फोरस वगैरह से बना होता है। तो इन 3 चीजों से मिलके क्या बनता है आप लोगों का, न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर हम लोग बात करें केवल और केवल किसकी, ध्यान से समझना, अगर इस न्यूक्लियोटाइड में से हम लोग इसको हटा दें, हम लोग इसको हटा दें, हम लोग इसको हटा दें, तो ये जो 2 चीजें होती है ना, कौन कौन सी, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो कुल मिला के आप लोग बोल सकते हो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस पेंटोज। समझ में आ गई बात को। सॉरी दोस्तों, मैंने आई एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, मैं वापस से करता हूं इसको। आई एम रियली 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 सॉरी। मैंने आपको बोला पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड में केवल और केवल आप लोग फॉस्फेट ग्रुप को हटा दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉस्फेट ग्रुप को हटा दो, तो ये जो चीज बने बचेगी ना, ये चीज है ना, यानी पेंटोस प्लस नाइट्रोजन बेस, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, है ना। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज, और अगर इसमें आप लोग फॉस्फेट भी ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, न्यूक्लियोसाइड में अगर आप लोग फॉस्फेट भी जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, है ना। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो किससे, न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें हो जाएगी, एक तो पेंटोज शुगर, है ना, कार्बोहाइड्रेट का एक कॉमन नेम होता है शुगर,
तो एक तो पेंटोस शुगर है, साथ में नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। आ जाओ, अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक आ रही है। देखो अब दोस्तों, ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ना, नाइट्रोजन युक्त क्षार, सर अगर ब्लड में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, आपकी अगर चोट लगेगी ना तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, थक्का नहीं हो पाएगा, बहुत सारा ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, थक्का बनाना तो होता है, नेहा गुप्ता जी। आ जाओ, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जो ये नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं ना, ये आपके दो प्रकार के होते हैं इनके स्ट्रक्चर के आधार पर। जैसे आप लोग यहां पर देखोगे तो ये तो डबल रिंग है, ठीक है, यहां पर भी डबल रिंग है, तो डबल रिंग वालों को आप लोग बोलते हो प्यूरिन। और जो सिंगल, एक काम करता हूं दोस्तों, इसको मैं बताऊंगा कल, वरना आज ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी है ना। कल हम लोग ये पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी क्लास होगी, प्यूरिन ये वाला, डीएनए आरएनए सारा मैं आप लोगों को इसका बेसिक वगैरह बता दूंगा, ठीक है। तो कल आप लोगों की हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, आज ही छोटा सा, यार क्यों एक क्लास खराब कर रहे हो, है ना, करते हैं बहुत छोटा सा, टेंशन मत लो, है ना, बहुत छोटा सा। देखो मैंने आपको क्या बताया, जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं ना, इनके कोई कोई क्षार ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में केवल एक ही रिंग है, केवल क्या है, अरे क्या हो गया, एक ही रिंग है। कोई कोई में आप देखोगे दो रिंग है, तो जो दो रिंग वाले होते हैं ना, इसको तो आप लोग बोलते हो प्यूरिन, और जो ये एक रिंग वाला होता है इसको आप लोग क्या बोलते हो, पिरिमिडिन बोलते हो। तो एग्जांपल बताता हूं पिरिमिडिन के, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये तो है पिरिमिडिन के एग्जांपल, जबकि ग्वानिन और एडेनिन है प्यूरिन के एग्जांपल, क्योंकि इसमें इनका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इसमें डबल रिंग पाए जाता है। अब प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझना। अब कुछ आपको क्षार होंगे जो डीएनए में मिलेंगे, कुछ मिलेंगे आरएनए में। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताता हूं कि डीएनए में कौन से मिलेंगे, आरएनए में कौन से मिलेंगे। प्लीज यहां पर देखो, ठीक है, डीएनए और आरएनए में कौन से मिलते हैं। टोटल 5 प्रकार के मैंने आपको बताया। दोस्तों एक ट्रिक याद रखो, सबसे पहले आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा, सीआईडी का एक डायलॉग याद रख लो, अभिजीत चोर गया। तो अभिजीत चोर गया से ये ध्यान रखना, ए का मतलब होता है एडेनिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन। यानी ये 3 क्षार ऐसे हैं जो आपको डीएनए में भी मिलेंगे और आरएनए में भी मिलेंगे। कौन कौन से, एडेनिन डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा, साइटोसिन डीएनए में मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा, ग्वानिन आपको डीएनए में भी मिलेगा और आरएनए में भी मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं डीएनए में चौथा क्षार कौन सा होता है, तो याद रखना डायरेक्ट टैक्स से डीएनए में जो चौथा वो है आपका, वो कौन सा है, थाइमिन है। बात करते हैं आरएनए में, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से याद रखना, आरएनए में जो चौथा क्षार होता है वो कौन सा होता है, यूरेसिल होता है। तो 4 क्षार यहां पर, 4 क्षार यहां पर। डीएनए में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन तो पाए जाते हैं। साथ में यहां पर आप लोगों का क्या होगा, थाइमिन एक एक्स्ट्रा पाया जाएगा, और इधर क्या पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब प्लीज एक चीज को आप लोग ध्यान समझना, होता क्या है, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा है कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो यहां पर क्या होता है, जो एडेनिन होता है ना, वो तो जुड़ा होता है थाइमिन से, साइटोसिन जुड़ा होता है ग्वानिन से। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एडेनिन कौन से क्षार से जुड़ा होता है, आप लोग बोलोगे थाइमिन से। अगर आप लोगों से पूछा जाए साइटोसिन किससे जुड़ा होता है, तो आप लोग बोलोगे ग्वानिन से। या कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है, क्या मिल जाएगा नया जी, आप लोगों से ये पूछा जाता है एडेनिन का सप्लीमेंट्री कौन है, इसका पूरक कौन है, इसका संपूरक कौन है। एडेनिन के साथ में कौन जुड़ेगा, थाइमिन जुड़ेगा, साइटोसिन से क्या जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा। दोस्तों एक चीज और बता दूं, एडेनिन और थाइमिन जो जुड़े होते हैं ना, वो जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन जो जुड़े होते हैं वो जुड़े होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसकी भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं। दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, आपको भूख लग रही है, तो मैं आपको बोलूं कि आलू टिक्की खाओगे, आप बोलो सर खाऊंगा, एक खाओगे, 2 खाओगे, आप बोलोगे सर डबल खाऊंगा, जब 2 का ऑप्शन दे रहे हो। तो डबल आलू टिक्की से याद रखना, एडेनिन और थाइमिन जुड़े होते हैं किससे, डबल बॉन्ड से। एक मान लेते हैं आप लोग कहीं पर घूमने जा रहे हो, छत्तीसगढ़ में जा रहे हो, तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म, वहां का जो टूरिज्म है छत्तीसगढ़ टूरिज्म, तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म से याद रखना साइटोसिन और ग्वानिन जुड़े होते हैं, आपस में किससे जुड़े होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। आ जाओ,
तो एडिनिन का पूरक थाइमिन होता है, मतलब एडिन और थाइमिन जुड़ेंगे, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन जुड़ेंगे। ये मैंने आप लोगों को बात बताई। अब देखो दोस्तों, कुछ इसमें छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पर एडिनिन से कौन जुड़ा होता है, थाइमिन। साइटोसिन से क्या जुड़ा होता है, ग्वानिन। तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, एक युग्म बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ पर बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो जोड़ा बन रहा है किसका बन रहा है, एडिनिन का, थाइमिन का। यहाँ पर साइटोसिन ग्वानिन का, फिर वापस एडिनिन थाइमिन, फिर साइटोसिन। मतलब आप लोग देखोगे एक पेयर बन रहा है। तो कई बार पूछा था कि पूरा का पूरा जो एक हेलिक्स है ना, इसको बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा कहलाएगा एक हेलिक्स। तो आप लोगों से पूछा जाता है डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई क्या है, डीएनए के एक हेलिक्स में कितने पेयर पाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे डीएनए के एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, 34 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, पहली चीज तो ये आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो मैंने आप लोगों को बताई। दूसरी चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है कि डीएनए के एक हेलिक्स में जो बेस पेयर है वो कितने होते हैं। बेस पेयर का मतलब क्या है, 4 युग्मों की संख्या। कितनी होती है, आप लोग बोलेंगे 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, जब कोशिका से नई कोशिका बनती है तो डीएनए से और डीएनए बनेगा। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों कॉपी हो रही है ना, फोटोकॉपी हो रही है, डीएनए का डीएनए बन रहा है। तो दोस्तों इस चीज को बोलते हैं रिप्लिका। फोटो मतलब ना बिल्कुल सेम कोई चीज होती है ना, उसको बोलते हैं रिप्लिका। तो आप लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है रेप्लिकेशन कहलाता है। क्लियर है क्या, ठीक है। आपको जैसा कि मैंने बताया आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है ना, तो आरएनए क्या होता है, खुद आप लोगों का प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ट्रांसलेशन। आ जाओ मैं एक एक के बारे में समझाता हूं। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिप्लिकेशन। और दोस्तों इस रिप्लिकेशन प्रोसेस में एक एंजाइम मदद करता है जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम। अगर आप लोगों से पूछा जाए डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, अब ये क्या होता है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया वायरस की बॉडी में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। तो मान लेते हैं दोस्तों जब आपकी बॉडी में कोई वायरस एंटर करता है ना, तो उसका आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो वायरस वापस आपकी बॉडी से बाहर निकलता है तो वो जो डीएनए है वो वापस आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, आप लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको बोले आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया, ऑब्वियसली दोस्तों क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप लोगों से पूछा जाए आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, आरएनए से ही बनता है प्रोटीन ना, आरएनए कन्वर्ट होकर प्रोटीन में बनता है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन आप लोग इसे बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आप लोगों का जो सेल था, जो कोशिका वाला चैप्टर था, पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं टिश्यू यानी ऊतक। समझ में आ गई बात को, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।